जो चुनाव आयोग के नियंत्रण में है, चुनाव आयोग करता है, नहीं करता है, कहां जाएगा? भाग जाएगा क्या? देखो, अगर 10 साल के बाद अगर हम लोग काबिज हो गए तो 10 साल के बाद चुनाव कमिश्नर को फांसी की सजा देंगे। आपको कानून की ताकत पता नहीं है, आप लोगों को कानून की ताकत पता नहीं है। अगर वो मर गया तो ही बचेगा, क्योंकि वो उसको पकड़कर फांसी देने के लिए जिंदा ही नहीं है। मगर चुनाव कमिश्नर अगर जिंदा है और हमारा राज आ गया, देशद्रोह, तो अगर वो मर गया तो ही बचेगा। अगर रिटायर्ड हो गया और पेंशन खा रहा है, पेंशन ही खाता रहेगा, तो वो 10 साल 20 साल के बाद भी देशद्रोह का मुकदमा फेस करना पड़ेगा उसको। ये देशद्रोह का काम है। ये जो वो कर रहे हैं, ये देशद्रोह का काम कर रहे हैं। वो बख्शेंगे नहीं, वो जाएंगे नहीं। कहां जाएंगे, कहां भागेंगे? 50 करोड़ लोग अगर मैदान में उतर गए, 50 करोड़ लोग अगर उतर गए, तो फिर कोई चाकू, छुरी, बंदूक, गोली, बम गोला, बम, कुछ जरूरत नहीं। हमारे लोग बोलते ना, तलवार उठाएंगे, वो करेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं इसके समर्थन में नहीं हूं। हमारे लोग ही इतने हैं। अरे अगर सड़क पर उतर गए, अगर उन्होंने पेशाब कर दिया तो महाफ्लड आएगा। और ये जो 3.5% लोग हैं वो फ्लड में बह जाएंगे। तो हमारे लोगों को हमारे जनशक्ति की ताकत का पता नहीं है। ये हमारे लोगों की इतनी जनशक्ति है, उसको जगाने का काम करो। बम गोले, हथियार, चाकू, छुरी, बंदूक, गोली, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो शासक उनके पास है, पुलिस फोर्स उनके पास है, मिलिट्री उनके पास है, पैरामिलिट्री उनके पास है। तो आपको 15 दिन में अरेस्ट कर लेंगे, अंदर डाल देंगे, मामला खत्म। ये कोई उपाय नहीं है। 9 अगस्त 1942 को गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया। गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया था। उसके बाद अंग्रेजों ने भारत छोड़कर जाने का फैसला किया। ये हिस्टोरिकल बातें, पुरानी कहानी, 1000 साल पुरानी नहीं बोल रहा हूं। अरे 9 अगस्त 42 की क्विट इंडिया मूवमेंट की, ये गांधी ने ऐसा किया था। अगर हम लोग इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करते हैं, क्योंकि हमको हमारे नियंत्रण में काम है, जो काम हमारे नियंत्रण में है वो करो। जो चुनाव आयोग के नियंत्रण में है, चुनाव आयोग करता है, नहीं करता है, कहां जाएगा? भाग जाएगा क्या? देखो, अगर 10 साल के बाद अगर हम लोग काबिज हो गए तो 10 साल के बाद चुनाव कमिश्नर को फांसी की सजा देंगे। आपको कानून की ताकत पता नहीं है, आप लोगों को कानून की ताकत पता नहीं है। अगर वो मर गया तो ही बचेगा, क्योंकि वो उसको पकड़कर फांसी देने के लिए जिंदा ही नहीं है। मगर चुनाव कमिश्नर अगर जिंदा है और हमारा राज आ गया, देशद्रोह। हेलो, चालू करो भाई। हेलो, क्या हो गया? बंद हो गया। हेलो, हाँ, तो अगर वो मर गया तो ही बचेगा। अगर रिटायर्ड हो गया और पेंशन खा रहा है, पेंशन ही खाता रहेगा, तो वो 10 साल 20 साल के बाद भी देशद्रोह का मुकदमा फेस करना पड़ेगा उसको। ये देशद्रोह का काम है। ये जो वो कर रहे हैं, ये देशद्रोह का काम कर रहे हैं। वो बख्शेंगे नहीं, वो जाएंगे नहीं। कहां जाएंगे, कहां भागेंगे? भारत के बाहर, हाँ, एक रास्ता ये है, भारत के बाहर। मगर हमारी, अगर मान लो अमेरिका में गए तो हम अमेरिका के साथ एग्रीमेंट करेंगे, ये लोगों को भारत भेजो।
अरे भाई, जो शासन करने का हुनर है ना, तो ये उसके बाद सारी चीजें कर सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं। तो दुनिया में आप जाओगे कहाँ? अमेरिका बोलेगा इसको क्यों बेचना है? हमारे देश में अपराध किया, अब अपराधी को संरक्षण क्यों दे? बात तो सही, मानना पड़ेगा उसको कि अपराधी को नहीं दे सकते हम संरक्षण, तो अपराधी को लगाना ठीक है, ले गए। तो इस तरह से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में हम लोगों को ये बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर का आने वाले समय में आंदोलन खड़ा करने के लिए एक बड़ा इशू है। देखो, आंदोलन खड़ा करने के लिए इशू भी तो चाहिए ना, है? आंदोलन खड़ा करने के लिए इशू चाहिए कि नहीं? अब उन्होंने दे दिया। मैं, आपका सोचने का तरीका अलग है, मेरा सोचने का तरीका क्या है मालूम है? इस मामले को सॉल्व ना करे तो ही ठीक है। मैं थोड़ा अलग तरीके से सोचता, मेरे सोचने का तरीका अलग है। क्यों? मान लो सॉल्व कर दिया तो आंदोलन कैसा करेंगे? आंदोलन करेंगे तो करोड़ों लोगों को अपने समर्थन में खड़ा करेंगे, और करोड़ों लोगों का आंदोलन नहीं रहेगा, आंदोलन जन आंदोलन हो जाएगा। और अगर आंदोलन जन आंदोलन हो गया तो ये जो 3.5% लोग हैं, ये 3.5% लोगों की हम लोग मुक्त हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे, और हम लोग इस देश के आजाद नागरिक होंगे और हमारा इस देश में राज भी होगा। मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि ये कहानी अब 7-8 साल की है, ज्यादा लंबी नहीं है। ये जो हमारा राज और हमारी मुक्ति की जो बात मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं आंख लगा कर देखता हूं, आप लोगों को आंख खुली रख के भी दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो दूरदृष्टि से देखता हूं और डेली सारे देश को और सारे समाज को और लोगों को जगाने के काम में लगा हुआ हूं, तो मैं उस हिसाब से सोचता हूं। मैंने 18 साल कुछ महीने की मेरी उम्र थी, तब से लगा हुआ हूं, और अभी मेरी उम्र 67 साल की है। तो ये इतना बड़ा जो सारे देश भर में अब आंदोलन, जन आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ रहा है, ये इतना लंबे देर से तैयारी करने की वजह से है। आप लोगों को लगता है 8 साल, अरे बहुत लंबा है, हमारे लोगों को ऐसा लगा 8 साल बहुत लंबा है। ये जो नौजवान लोग हैं, 8 साल में तो ये लोग हुक्मरान बनने के लिए परिपक्व हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। इसलिए ये तैयार हो जाएंगे तो जरूरी थोड़ी है कि वामन मेश्राम को ही हुक्मरान बनना चाहिए। आप में से भी कोई आदमी हुक्मरान बने, क्यों नहीं बनना चाहिए? इसके लिए समाज को तैयार कर रहे हैं, इसलिए ये काम चल रहा है, कारवां चल रहा है। हम लोग अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हमारे कौम के लिए लड़ रहे हैं, इंडिविजुअल के लिए नहीं लड़ रहे हैं। ये बात साथियों हम लोगों को ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथियों देखो, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि आज से 2010 में जब ये मामला मैंने खड़ा किया था, तब कोई जानता नहीं था, बल्कि मेरे ही कार्यकर्ता मुझे ये कहते थे, काम का ये तो आदमी को यार अकलमंद मानते थे, वामन मेश्राम को तो सेंसिबल आदमी मानते थे। एक क्या गलत बात, मुद्दा लेके गए। तो इतनी समझदारी और इतनी अक्ल जो है, इतना आसान काम तो है नहीं कि सभी के पास हो जाए। अगर सभी के पास हो जाए तो फिर वामन मेश्राम राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे बनेगा? वामन मेश्राम राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेगा ना। तो फिर उसके लिए ये समझदारी होना बहुत जरूरी है, ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं साथियों, कि आज से 2010 को ये मामला जब हमने खड़ा किया, तो ये मामला खड़ा करने के बाद में ये कोई नहीं जानता था। आज ये मामला राष्ट्रीय इशू हो गया है, नेशनल इशू हो गया है। नेशनल इशू हो गया, इसका मतलब है अब ये मामला हल होने की दिशा में नेशनल एजेंडे पर आ गया है। और पवार साहब इंडिया गठबंधन के बड़े नेता हैं, वो इस बात को मान गए
इसका मतलब इंडिया गठबंधन में भी मामला अंदर पहुंच गया है। और इसलिए मैं एक बात, आखिरी बात कहकर आपको कुछ आंकड़े हैं बहुत चौंकाने वाले, आपको बताना चाहता हूं। क्या आप में से कितने लोगों को यह पता है? अरे भाई, आप मट्टी के ढेले हो जो पानी से भरभरा जाओगे। रेता के ढेले, मट्टी के ढेले हैं जो पानी गिरने से भरभरा जाओगे। मैं भी तो इधर ही हूँ। अभी मट्टी के ढेले नहीं हो, अभी क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? कपड़े गीले होंगे ना। तो शरीर में गर्मी है, ज्यादा से ज्यादा कपड़े गीले होंगे। तो आखिरी बात आपको बताना चाहता हूं, देखो 2019 के चुनाव में मोदी को वोट परसेंटेज पड़ा 37.7%। मोदी को कितना परसेंटेज वोट था? 37.7%। और इंडिया गठबंधन अभी जो बना, उनके पास कितना परसेंटेज वोट है? 62.3%। आ रहा, कुछ समझ में आ रहा? तो मोदी को ऐसा लगता है कि वो चुनाव नहीं जीत सकता। मोदी को ऐसा लगता है, क्योंकि लड़ाई कैसे? 37.7% वर्सेस 62.3%। तो इतने वोट थे, तो पिछली बार मोदी चुनाव क्यों जीत गया और ये लोग क्यों हार गए? क्योंकि इंडिया गठबंधन वाले लोग यूनाइटेड चुनाव नहीं लड़ रहे थे। अभी वो इंडिया गठबंधन के लोग इकट्ठा होकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके पास 62.3% वोट है। तो मोदी के चुनाव जीतने की दूर दूर तक संभावना नहीं है। मोदी को यह बात समझ में आती है। मीडिया वाले ये आंकड़े बता नहीं रहे हैं, चुनाव आयोग के साइट पर जाने के आधार पर बता रहा हूं आप लोगों को। ये हमारे पास डाटा है, ये डाटा मैं आपको समझा रहा हूं कि मोदी के चुनाव जीतने की संभावना नहीं है। और इंडिया गठबंधन के पास 62.3% वोट है, मोदी के पास 37.7% वोट है। और 10 साल का सरकार चलाने के बाद कुछ लोग उसके समर्थक विरोध में भी हो गए, कुछ विरोध में भी हो गए हैं। इसलिए राम मंदिर बनाने की बातें करने लग गए। सरकार का काम तो नहीं मंदिर बनाना, मगर मंदिर बनाने की बात जो मोदी कर रहा है, तो उसका कारण ये है कि उसको लगता है कि मैं चुनाव शायद नहीं जीत सकता, इसलिए मंदिर बनाने के झंझट में पड़ा हुआ है। तो इस वजह से ये आखिरी बात मैं आपको समझा रहा हूं, आने वाले समय में ये जो चुनाव है इंडिया गठबंधन वर्सेस इंडिया गठबंधन, तो इसमें बदलाव हो सकता है। इस बदलाव को रोकने का काम ईवीएम के द्वारा हो सकता है। इस बदलाव को रोकने का काम ईवीएम के द्वारा हो सकता है। अगर चुनाव आयोग और शासक वर्ग ने ऐसा करने का काम किया, तो मैं शासक वर्ग को चेतावनी देता हूं, हिंसा होगी। अभी कुछ लोग कह रहे हैं ईवीएम, विश्राम जी ईवीएम फोड़ने का आदेश दे दो। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ईवीएम फोड़ने के लिए मैं अभी आपको कोई आदेश देने के पक्ष में नहीं हूँ। चुनाव आयोग को विचार करने के लिए 10 दिन का और समय देता हूँ। 10 दिन के बाद फोड़ने का वीडियो बनाऊंगा। 10 दिन के बाद, 10 दिन तक चुनाव आयोग के अधिकारियों को सोचने के लिए समय दे रहा हूं। कुछ लोगों ने मुझे कहा, क्योंकि ये सारी बातें आपको समझ में आ जाए, अरे इतने जल्दी आप वोट देने का मामला, बैलेट पेपर का मामला करोगे तो इतनी जल्दी बैलेट कैसे छपेंगे? तो उनको, हमारे लोगों को जानकारी तो होती नहीं। अरे कैंडिडेट का आखिरी नाम डिक्लेयर होने के बाद छपाई का ऑर्डर होता है भाई। अरे गधे लोग, अरे हमारे लोग जो है ना गधे लोग, अरे उनको समझ ही नहीं जाता। आखिरी कैंडिडेट का नाम जब डिक्लेयर होता है
उसके बाद छपाई का ऑर्डर होता है बैलेट पेपर में। ईवीएम मशीन में तो 6 महीने पहले बनाना पड़ता है। बैलेट पेपर में जो कैंडिडेट, कौन आदमी चुनाव लड़ने वाला है, कोई पता तो है नहीं चुनाव आयोग को। और हर चुनाव क्षेत्र में अलग अलग बैलेट पेपर छपते हैं, क्योंकि हर चुनाव क्षेत्र में अलग अलग कैंडिडेट होते हैं और कहीं कहीं जो है 50 होते हैं, 60 हो जाते हैं, उसी हिसाब से छपते हैं। तो आप लोगों को ये समझना होगा कि बैलेट पेपर पर चुनाव करने के लिए आसान काम है, ज्यादा काम मुश्किल काम नहीं है। ये काम होना चाहिए। फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव के लिए मैं यहाँ चुनाव आयोग को मांग करता हूँ कि बैलेट पेपर पर चुनाव करो और 10 दिन का समय मैं आपको देता हूँ। अगर आप 10 दिन में इसको निर्णय नहीं करते हो तो फिर मैं खुद अपना वीडियो बनाऊंगा कि ईवीएम मशीन फोड़ने के लिए 15 लाख बूथ पर, वैसे तो अभी बूथ बनाना शुरू कर दो। ये जो मशीन फोड़ने के लिए 50% काम तो कर ही दो, बूथ बनाना शुरू कर दो। अगर बूथ बनाने से चुनाव आयोग मान गया, अगर चुनाव आयोग मान गया, बूथ बनाने से मान गया, तो ये बूथ का उपयोग शासक वर्ग बनाने में करेंगे। तो से काम लेना पड़ेगा। अगर मान लो बूथ वाइज संगठन बन गया तो इसका उपयोग शासक वर्ग बनाने के लिए करेंगे, और नहीं तो फोड़ने तोड़ने के लिए करेंगे। तो इसलिए आने वाले समय में मैं ये आखिरी बात कहना चाहता हूं, आप शांति से सुनो, और ऐसा कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। आप यहाँ बहुत भारी संख्या में 32 राज्यों से लोग आए हुए हैं और सारे देश भर से आए हुए लोग हैं। ये आपको लड़ाई जीतना है तो 6 लाख गांवों में और बूथ लेवल का 15 लाख लोगों का संगठन आप खड़ा कर दो। जो चाहते हो हो जाए। 15 लाख बूथ का अगर आपने संगठन बना लिया तो आप इस देश में जो चाहते हो जाएगा। जो सफलता चाहते हो, जो भी हासिल करना चाहते हो, वो सारा का सारा हो जाएगा। ये करो। इसलिए मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करके आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं, और साथियों को निवेदन करता हूं कि वो धन्यवाद ज्ञापन करते हुए आप लोगों का समाप्ति की घोषणा करें।